जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ईवीएस का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, सिलेबस बताया था पूरा क्या-क्या हम पढ़ाने वाले हैं। और मैं थोड़ा आपका आपका रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम इस वीडियो में दोस्तों वायुमंडल पढ़ेंगे यानी कि एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। हमने क्या-क्या पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ईवीएस। ईवीएस के दोस्तों मैंने आपको इसका पूर्ण पूर्ण रूप बताया था, इसकी फुल फॉर्म जिसे हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ जिसे हम पर्यावरण अध्ययन हिंदी में कहते हैं। और अगर हम दोस्तों इसकी हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं और ईवीएस को ये एनवायरनमेंट स्टडीज़ कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट जो होता है, वो आपके इंग्लिश में इंग्लिश में जो बताया गया है, इंग्लिश में हम पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। इस एनवायरनमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो अगर हम इस एनवायरनमेंट की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो यह दोस्तों फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एनवायरनर। एनवायरर एनवायरनर दोस्तों एक आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, वहाँ से आपका ये बना है एनवायरनमेंट। और एनवायरनर का मतलब जो होता है आस पड़ोस मतलब होता है। इसकी डेफिनेशन दोस्तों जो होती है, जो भी आज जीवों के आसपास की जो वस्तुएं उन्हें प्रभावित करती हैं उसको ही हम पर्यावरण कहते हैं। डेफिनेशन में इतना इतना इसका मतलब होता है। यानी दोस्तों हमारे आसपास पड़ोस एनवायरनमेंट आपका जो फ्रांसीसी एक शब्द था एनवायरनर एक एनवायर एनवायरनर एक फ्रांसीसी शब्द था। फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है एनवायरनर, और जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस। और आस पड़ोस में आपके दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आपके घर हैं, पेड़ पौधे हैं, पड़ोसी है, घर की छत है, ये सब चीज़ें आपके जितने भी लोग बाग रहते हैं आपके आसपास समाज में जितने भी, ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस ही होती हैं, आस पड़ोस में ही रहती हैं। तो आपके पास जैसे कि आपके पास सड़क, आपके बगल में सड़क जाती है, रेलवे स्टेशन, ये सभी सभी कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में ही देखने को मिलती हैं। तो एनवायरनर का जो मतलब होता है हिंदी में आस पड़ोस कहते हैं। आस पड़ोस में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु आपके आसपास रहते हैं, वो यदि आपको प्रभावित करते हैं तो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश में परिभाषा जो हो जाती है, जीवों के आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें प्रभावित करती हैं। जीवों के आसपास आस पड़ोस की वस्तुएं उन्हें प्रभावित करें, उससे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और अगर दोस्तों हिंदी में मैंने आपको बताया था, एनवायरनमेंट को हम हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया था। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? पर धन आवरण। पर का मतलब होता है आपका चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। यानी कि पर का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घेरना। यानी कि इसकी डेफिनेशन जो मिलकर बनेगी कि जो जीवों के चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो जीवों को जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ये दोस्तों हिंदी में डेफिनेशन थी। और मैंने अब पर्यावरण के संगठक बताए थे, यानी कि पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपके इसके दो संगठक थे जिसमें से हमने प्राकृतिक संगठक देखे, यानी प्राकृतिक संगठक कह सकते हो, प्राकृतिक घटक कह सकते हो। एक आपके अप्राकृतिक जिसे हम कृत्रिम संगठक कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये दोस्तों प्राकृतिक संगठक होते हैं, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक जो दोस्तों आपके घटक होते हैं, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। इसकी भी दो टांगें होती हैं। एक तो आपके जैविक जिसे बायोटिक घटक कहते हैं, और एक आपके अजैविक यानी जिसे हम अबायोटिक घटक कहते हैं। यानी जैविक जो होते हैं वो जो जिनमें वृद्धि होती हो, विकास होता हो, सांस लेते हैं, वो आपके जैविक यानी कि सजीव घटक कहलाते हैं। और अजैविक आपके निर्जीव होते हैं। मैंने आपको जैविक में आपके प्लांट्स हो गया, पेड़ पौधे, एनिमल्स, इन सब के बारे में बताया। और अजैविक में दोस्तों मृदा, प्रकाश, पर्वत, पठार, ये सभी नमी, आयु, वायु, वर्षा, ये सभी हमें अजैविक बायोटिक जिन्हें कहते हैं अजैविक घटक देखते हैं के लिए मिलते हैं। और आपके कृत्रिम घटक में बात मैंने आपको बताई थी, जो भी मानव के द्वारा निर्मित होता था, सड़क हो गए, बांध, ये आपके बांध हो गए, उद्यान हो गए, धर्म, जात, संस्कृत, उद्योग, सड़क, भवन, ये सभी के सभी आपके
कृत्रिम घटक में देखने के लिए मिलते हैं। और हम दोस्तों पर्यावरण के एलिमेंट्स में भी आपको बताया था, पर्यावरण के एलिमेंट्स आपके होते हैं, आपका वायुमंडल होता है, आपको जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, दूसरा लिथोस्फीयर स्थलमंडल कहते हैं, और तीसरा जो था वो आपका हाइड्रोस्फीयर जलमंडल था, और चौथा आपको बायोस्फीयर था। तो हमने वायुमंडल हो गया आपका, और स्थलमंडल हो गया, जलमंडल, इन तीनों को मिलाकर आपका जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर बनता है। जैवमंडल की परिभाषा भी बताई थी कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीव जंतु का जीवन संभव होता है, उसको हम जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पर इतना मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल, यानी कि आपका जो जो आपका कह सकते हो जो दोस्तों पर्यावरण का पहला तत्व था वायुमंडल। तो आज वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल को हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल के बारे में बात करें तो दोस्तों वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर घूमती रहती है। और साथ ही साथ में ये दोस्तों अपने अक्ष पर तो घूमती है, और ये सूर्य की भी परिक्रमा चारों तरफ से करती है। सूर्य की भी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और दोस्तों ये सूर्य की भी चारों तरफ से परिक्रमा करती है इस तरीके से। तो दोस्तों इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ आपके वायु पाई जाती है। वायु पाई जाती है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वैसे ही वैसे वायु भी इसके साथ घूमती चलती है। अब उस वायु में दोस्तों क्या क्या होता है, जैसे आपकी धूल होती है, धूल के कण होते हैं, गैसें होती हैं, और आपके दोस्तों बादलों के आवरण, बादल बादल बने होते हैं। ये सभी चीज़ें दोस्तों इसके आसपास में चारों तरफ, जैसे पृथ्वी घूमती जाती है इसके चारों तरफ ये सभी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसें हैं, धूल धूल है दोस्तों, गैस, धूल, कण, बादल, ये सभी चीज़ें पृथ्वी के साथ ये घूमती रहती हैं। तो एक तरीके का आवरण बना लेती हैं। तो इसी आवरण को हम दोस्तों वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो यही दोस्तों बताया गया, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों वायु पाई जाती है। और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वैसे ही वैसे साथ साथ में ये वायु भी घूमती चलती रहती है। और इस पृथ्वी के चारों ओर जो दोस्तों वायु में जो गैसेज हैं, जो भी धूल कण हैं, बादल है, वो सभी के सभी इसके साथ चिपके हुए घूमते रहते हैं। तो एक तरीके का आवरण बना लेते हैं। ये जो आवरण बना हुआ है, इसी आवरण को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर जिसे कह सकते हैं। अब ये दोस्तों जितने भी पृथ्वी के साथ यानी पृथ्वी जो घूमती रहती है, और पृथ्वी के साथ साथ ये जितने भी आपके धूलकण हैं, आपका ये पूरा, अब धूलकण के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये पृथ्वी के चारों ओर गैसें हैं, धूलकण हैं, और आपके बादल हैं, ये सभी के सभी एक तरीके का आवरण बना लेते हैं। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अब दोस्तों अब मैं ये गैस और ये बात नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट वायुमंडल की कहूंगा। अब ये पृथ्वी जैसी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो साथ ही साथ में ये वायुमंडल भी इसके साथ घूमता रहता है, और ये वायुमंडल भी इसके साथ चिपका हुआ रहता है। तो ये दोस्तों आखिर में वायुमंडल ये चिपका क्यों है पृथ्वी से दोस्तों, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये वायुमंडल एक्चुअली में पृथ्वी के साथ इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स होता है, बल होता है, वो अपनी तरफ लगाती है। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस वायुमंडल को अपनी ओर अट्रैक्टिव करके रखता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, जिससे ये वायुमंडल इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाता, और पृथ्वी इसको, यानी कि ये वायुमंडल पृथ्वी के साथ ही साथ चिपका रहता है। तो ये कारण है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपका वायुमंडल इसको छोड़कर नहीं जा पाता है, इसी के साथ ही साथ घूमता रहता है। अब दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की, तो इस पृथ्वी से, अगर ये हमारी, मान के चलो ये पृथ्वी थी, हमने आपको ये भी बताया, मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के दोस्तों जो वायु है, इस वायु की एक्चुअली में कोई सीमा नहीं है। ये कहाँ कहाँ तक वायु जो पाई जाती है, इसकी एक्चुअली में कोई सीमा नहीं है। इसकी सीमा नहीं है कि ये नहीं पता है कि ये वायु है कहाँ तक। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे, यानी पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे दोस्तों पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे, यानी पृथ्वी से हम दूर जाते जाएंगे, वैसे ही आपकी वायु जो है वो कम होती जाएगी। वैसे ही आपकी वायु कम होती जाएगी। अब जैसे ही दोस्तों अगर हम, अब जैसे पृथ्वी के पास आते जाएंगे, अगर हम पृथ्वी के नज़दीक आते जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी की ओर आते जाएंगे, तो उसी तरीके से हमारे
वायु जो है उसमें अधिकता देखने को मिलेगी, यानी कि हमारी वायु बढ़ती हुई दिखती देखने को मिलेगी, यानी वायु बहुत ज़्यादा पाई जाती है अगर हम पृथ्वी के पास आते जाते हैं, यानी पृथ्वी के नज़दीक आते जाते हैं हम। अब ये दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए कि वायु ज़्यादा पाई जाती है, क्यों पाई जाती है यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पूरी वायु को अपनी ओर यानी कि आकर्षित करके रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, कर्षण बल है, वो पृथ्वी के आसपास बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों जितनी भी वायु है, वायुमंडल को अपनी तरफ आकर्षण करके रखता है। इसलिए यहाँ पृथ्वी के नज़दीक आपकी ज़्यादा वायु पाई जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों कितनी पाई जाती है वो भी बता देते हैं, कितनी पाई जाती है। ये वायुमंडल का पूरा जो वायुमंडल है, वायुमंडल का 99% जो आपका द्रव्यमान है, वो आपके 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ पॉइंट का, जो जो हमारा ये वायुमंडल जो है, यानी कि इस वायुमंडल की जो पूरी 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 जो दोस्तों पूरी जो वायु है, उसका 99% ये 33 किलोमीटर तक ही पाई जाती है वायु, यानी कि 99% वायु केवल 32 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बहुत कम वायु देखने को मिलती है, फिर आपकी जो वायु हो जाती है, कम वायु देखने को मिलती है। यानी जो पूरी वायु है वो हमारे वायुमंडल की पूरी वायु है वो हमारे वायुमंडल की 99% केवल 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमें बहुत कम देखने को मिलती है, यानी बहुत कम वायु मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे दोस्तों पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, वैसे ही वायु भी बहुत कम होती जाती है। यानी कि ऊपर जाके दोस्तों जैसे दूर जाते जाएंगे पृथ्वी से, तो गुरुत्वाकर्षण भी देखने को नहीं मिलता, तो जो गैसेज हैं, जो धूल के कण हैं, वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो गैस भी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि आपकी जो हमारा ये वायुमंडल है, वो किस किस से यानी कौन कौन सी गैसें हैं उनसे मिलकर बना है, कौन कौन सी गैसेज हैं। मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट तो बता दिया, वायुमंडल किन किन से मिलकर बना है। आपकी बहुत सारी गैसेज हैं और आपके धूल के कण हैं और आपके जल वाष्प हैं, बादल भी हैं। तो दोस्तों इनसे मिलकर ये सभी के सभी एक पृथ्वी के चारों तरफ एक तरीके का आवरण बना देते हैं, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल का जो दोस्तों संगठन होता है, जो मिलकर बना हुआ है, वो गैस, धूल के कण, जल वाष्प और बादल आप कह सकते हो। बादल भी आपके जल वाष्प ही आप कह सकते हो। तो जल वाष्प एक तरीके के बादल ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी जो आपका वाटर होता है, जो वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो ऊपर जाके बादल का ही फॉर्म एक ले लेता है। तो ये आपका संगठन है वायुमंडल, गैस, धूल के कण, जल वाष्प से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों गैसेज में देख लेते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा गैसेज कौन सी पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसेज सबसे ज़्यादा हैं और कितनी गैसेज पाई जाती हैं। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा की बारे में बात करें, तो पहली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, N2 इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन का। और अगर हम प्रतीक के बारे में बात करें नाइट्रोजन का, तो प्रतीक ये होता है N। अगर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो आपका N2 होता है। तो आपकी जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 78% पाई जाती है मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा जो इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है, वो आपकी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर की दोस्तों O2 है, ऑक्सीजन, जो कि आपके 20.8% यानी 20.8% ऑक्सीजन देखने को मिलती है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है। और तीसरी है जो दोस्तों आर्गन गैस, जिसका सिंबल है AR, और जो कि 0.93% पाई जाती है, 0.93% आर्गन पाई जाती है। और यह दोस्तों आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों अक्रिय गैसों में, तो अक्रिय गैसों में यह आप कह सकते हो अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वायुमंडल में। और अक्रिय गैस क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी गैसें जो किसी दूसरी गैसों के साथ क्रिया नहीं करती हों, ऐसी गैसें जो दूसरों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, उसको ही हम अक्रिय गैस कहते हैं। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अक्रिय गैस वह गैस होती है जो किसी दूसरी गैस से क्रिया नहीं करती है। तो अक्रिय गैसों में अगर हम बात करें, तो अक्रिय गैसों में ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब चौथी जो गैस है वो आपकी
कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो 0.03% सबसे ज़्यादा दोस्तों, ये आपकी 0.03% गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम दोस्तों CO2 के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाने में करते हैं, CO2 गैस। क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आपने क्रिया देखी होगी, तो उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 का प्रयोग करके प्रयोग करके ही अपना भोजन बना पाते हैं। और अगर हम दोस्तों CO2 की एक और विशेषता के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। यानी कि दोस्तों टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, पाँचवा नियोन गैस है एक। नियोन गैस की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है 0.0018%। ये दोस्तों नियोन गैस का परसेंटेज है, इतनी गैस पाई जाती है। अगर हम दोस्तों दो गैसों के बारे में बात करें तो पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 2% दो गैसेज हैं, एक आपकी नाइट्रोजन और एक आपकी ऑक्सीजन। 98 से 99% दोस्तों, 98 से 99% तक गैसों की इन गैसों की प्रधानता देखने को ज़्यादा मिलती है। यानी नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनकी दोस्तों प्रधानता, इन गैसों की प्रधानता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये आपको गैस यानी कि वायुमंडल का संगठन समझ में आया होगा कि किन किन गैसों से मिलकर ये वायुमंडल बना होता है। अब वायुमंडल की कुछ परतों के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल की परत के बारे में अगर बात करें तो वायुमंडल की सबसे पहले दोस्तों इसको इंग्लिश में दोस्तों इसको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी वायुमंडल की कौन कौन सी परत है। अगर हम जैसे ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी से जब ऊपर जाते हैं तो हमें एक तरीके की कुछ वायु की कुछ परतें देखने को मिलती है। तो वो आपकी 5 परत हैं। वो आपकी कितनी परत हैं? 5 परत हैं। और इनका जो विभाजन होता है वो दोस्तों घनत्व और तापमान की भिन्नताओं के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। किया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है गैसों की, हवाओं की, और यहाँ पर थोड़ा कम, फिर यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, और यहाँ बिल्कुल कम देखने को मिलती है। तो यहाँ घनत्व और तापमान की भिन्नताओं के आधार पर इन वायुमंडल की परतों को डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों पृथ्वी से ऊपर जब जाते हैं, पृथ्वी की जो ऊपर जाने पर हमको जो पहली परत देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर यानी कि इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और दूसरी परत जो होती है वो समताप मंडल कहलाती है, स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरी जो परत है वो आपकी मध्य मंडल कहलाती है, मीजोस्फियर। और नेक्स्ट है जो दोस्तों वो आपकी आयन मंडल, आयनोस्फियर जिसको कहते हैं हम। और जो सबसे लास्ट वाली है दोस्तों उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फियर। ये हमारी 5 परत देखने को मिलती हैं हमें। जब दोस्तों हम हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में ऊपर जाने पर इनमें जो हवाएं हैं, जो गैसेज हैं, जो दोस्तों धूल के कण हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर इनमें डेंसिटी कम होती रहती है। और कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी बदलाव बहुत देखने को आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने वायुमंडल की परतों को जो डिवाइड किया है वो आपको ये पॉइंट दोनों याद रखने, घनत्व के और आपके तापमान के आधार पर ही हमने इन परतों को, वायुमंडल की परतों को डिवाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम वायुमंडल की परतों के बारे में देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और ये दोस्तों हमारे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये हमारा इक्वेटर है। यानी कि ये हम कह सकते हैं विषुवत रेखा है, जो कि 0 डिग्री पर है। ये हमारी विषुवत रेखा है। और दोस्तों हम पहली पहली जो हमारी लेयर है उसके बारे में देखेंगे। पहली लेयर जो है उसके बारे में देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमारी ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये नीचे है, और ये आपका जो उत्तरी ध्रुव है, यानी नॉर्थ जो पोल है, ये ऊपर की ओर है। अगर हम दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जब ऊपर जाते हैं
और हमारा जो आपका विषुवत रेखा है यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम विषुवत रेखा से जब ऊपर, विषुवत रेखा से, ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जब हम 18 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर, ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर और आपकी विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें जो वायुमंडल की लेयर मिलती है, यहाँ से 8 किलोमीटर और यहाँ से विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक की ऊपर जाने पर हमें जो वायुमंडल की जो लेयर मिलती है, उस लेयर को हम दोस्तों, उस वायुमंडल की आपकी वो पहली परत होती है और उस वायुमंडल की पहली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल आप कह सकते हो ट्रोपोस्फियर, इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्षोभ मंडल समझ में आया होगा। अगर हम पोल से, उत्तरी ध्रुव से 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो हमें पहली लेयर देखने को मिलती है, उस लेयर को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमें जो वायुमंडल की लेयर मिलती है, उससे हम वायुमंडल की पहली परत, यानी कि इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। यही पॉइंट लिखा है दोस्तों, इनको अलग कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ से हम ध्रुव से 8 किलोमीटर, ये हमारे ध्रुव है, यानी कि उत्तरी ध्रुव। आपके दोस्तों दक्षिणी ध्रुव भी कह सकते हो, चाहे आप उत्तरी ध्रुव कहो, कहीं से भी जा सकते हो। तो ये हमारे ध्रुव हैं और ये हमारा भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ से जब भूमध्य रेखा से जब हम 18 किलोमीटर जाएंगे और आपका यहाँ से 8 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं, तो हमें वायुमंडल की जो लेयर मिलती है, उस लेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उस लेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं और यह जो लेयर होती है वायुमंडल की पहली लेयर होती है, वायुमंडल की पहली पहली परत होती है। और इस परत पर दोस्तों हमको बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी परत पर आपको, आपके देश, आप देख सकते हो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके पक्षी जो होते हैं, वो पक्षी भी यहीं उड़ते हैं। और आपके जो दोस्तों जितने भी घर हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, हम लोग जो रहते हैं, वो सभी की सभी हम क्षोभ मंडल पर ही, इस वाली लेयर के अंदर ही रहते हैं। और यहाँ पर जितनी भी दोस्तों मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सभी की सभी देखने को मिलती हैं। आपके यहाँ पर 18 किलोमीटर के दायरे में हमको सभी क्षोभ मंडल में ये चीज़ें घटनाएं देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको सभी समझ में आए होंगे। अब इनको हम पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं दोस्तों। पॉइंट वाइज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है, ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर और विषुवत रेखा के 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो हमें वायुमंडल की लेयर मिलती है, उस लेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और यह दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। मैंने आपको बताया मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी घटित होती हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। ये आपकी पवन प्रवाह, यानी कि हवाएं जो चलती हैं, वो आपकी यहीं चलती हैं क्षोभ मंडल में। बादल भी जो बनते हैं, गरजते हैं, वो भी आपके बादल भी आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। और वर्षा भी दोस्तों, आपकी वर्षा भी यहीं पर क्षोभ मंडल में होती है। और साथ ही साथ में भूकंप, चक्रवात, मेघ गर्जन, ये सभी के सभी हमको दोस्तों क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सभी की सभी क्षोभ मंडल में होती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब ये दोस्तों, ये यहाँ पर ये हमें सब, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये दे रखा है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे दोस्तों जब हम ऊंचाई पर जाते हैं क्षोभ मंडल में, जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ऊंचाई पर जब जाते जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। तापमान में जो टेम्परेचर होता है, उसमें कमी आती है। और इसी इसी तापमान को हम दोस्तों, आप कह सकते हो, इस तापमान को हम सामान्य ताप पर ह्रास दर कहते हैं। इस तापमान को ही हम, आप कह सकते हो, यानी कि इस तापमान में आपकी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊंचाई की, यहाँ पर इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ये नीचे वाला पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। जब क्षोभ मंडल में जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमें तापमान में कमी देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों ये आपकी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं ये घटित हो रही हैं, आपकी बादल बनना, वर्षा, भूकंप, ये जितने भी दोस्तों परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, और वो आपके क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं दोस्तों ये घटित होती हैं, यानी कि यहाँ पर ये मौसम बदलते रहते हैं। इसलिए इसको हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल को हम
परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसमें एक पॉइंट और आपको बता देते हैं। जैसे ही हम ऊंचाई के साथ जैसे क्षोभ मंडल में जैसे ही हम ऊंचाई के साथ ऊंचाई ऊंचाई पर चले जाते हैं दोस्तों, जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान में कमी आती है, इसे हम कहते हैं सामान्य ताप पर ह्रास दर। यानी दोस्तों ये जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान में कमी देखने को मिल रही है वो आपकी कहलाती है सामान्य ताप पर ह्रास दर। यानी कि आप जैसे दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाओगे, जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो आपका 1 डिग्री -1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी कि अगर आप दोस्तों 1 किलोमीटर ऊपर निकल जाओगे तो हमारा जो है -6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों ये जैसे ही जैसे ऊंचाई पर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका तापमान कम होता जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमने आपको बताया, जैसे हमने पूल से बताया 8 किलोमीटर और फिर उसके बाद बताया 18 किलोमीटर। अब दोस्तों 18 किलोमीटर से जब हम और ऊपर निकलते हैं 50 किलोमीटर पर पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, अब मैंने आपको 18 किलोमीटर तक बताया था। अब फिर दोस्तों जब फिर हम इससे आगे और जाएंगे, इससे आगे जब जाते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर थे अब हम दोस्तों यहाँ पर जा रहे हैं यानी कि 50 किलोमीटर तक। जब हम दोस्तों 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर तक जाने पर जो हमें यहाँ से यहाँ तक जो परत मिलती है उसे हम कहते हैं समताप मंडल। यानी कि 18 किलोमीटर से जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो हमें परत मिलती है वायुमंडल की, वो आपकी कहलाती है समताप मंडल। अब समताप मंडल क्या होता है दोस्तों? समताप के मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब दोस्तों समताप में आपको यहाँ पर एक शब्द से जिससे बना है, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और यहाँ पर दोस्तों ताप का मतलब होता है तापमान। यानी कि जो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर आपका तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है। यहाँ पर जो तापमान है वो समान रहता है यानी कि स्थिर रहता है। अब दोस्तों इसका मतलब आपने जान लिया। जब हम 18 किलोमीटर से जब जब फिर हम और आगे जाएंगे, जब हम 50 किलोमीटर तक जाने पर हमें जो परत मिलती है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम समताप मंडल में जब पहुंचते हैं तो समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर, 20 से यहाँ पर आप देख सकते हो 20 से 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमको ओजोन लेयर मिलती है। ये हमारी ओजोन लेयर है। जब हम दोस्तों क्षोभ मंडल से जब 20 से 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको एक लेयर मिलती है जिस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर मिलती है। और अगर हम दोस्तों इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसके फैक्ट्स के देख लेते हैं, ओजोन समताप मंडल के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं। यहीं पर आपके जितने भी एरोप्लेन हैं दोस्तों वो आपके सब यहीं उड़ते हैं। आपको ये सभी जितने भी एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो आपके सब यहीं पर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ घटनाओं के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है समताप मंडल में। समताप मंडल के बारे में बात करें दोस्तों तो जैसे ही मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल से जब आगे जाते हैं तो हमको जब 18 किलोमीटर से जब 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर निकल जाते हैं तो उसके बीच में जो हमें लेयर देखने को मिलती है उस लेयर को कहते हैं समताप मंडल। अब दोस्तों इसमें एक और आपके 20 से 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर एक और लेयर देखने को मिलती है, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। अब दोस्तों समताप मंडल के बारे में बात करें तो 20 किलोमीटर तक आप इसका स्थिर यानी कि जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है, फिर उसके बाद वृद्धि होती है। 20 किलोमीटर तक इसका तापमान स्थिर रहता है और फिर उसके बाद इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। मैंने बताया था तापमान स्थिर रहता है वो भी आपका 20 किलोमीटर तक। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों हमको ओजोन परत देखने को मिलती है। और ओजोन परत जो है इसको हम दोस्तों ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों सुरक्षा कवच इसको? क्योंकि ये दोस्तों किरणों से रोकता है, क्योंकि ये कुछ किरणें हानिकारक होती हैं
जो कि किरणें जो कि हमारी आँखों को, हमारी स्किन को दोस्तों नुकसान पहुँचा सकती हैं, ऐसी किरणों को यह आपका ओज़ोन परत रोकती है। अब वो किरणें कौन-सी हैं दोस्तों? यह किरणें हैं परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें जो कि पृथ्वी पर आने से दोस्तों ये आने से रोकती है। ओज़ोन परत जो है वो आपकी आप कह सकते हो ओज़ोन परत जो है वो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, ओज़ोन परत। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये दोस्तों पराबैंगनी किरणें किरणें इतनी भयंकर हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, इतनी हानिकारक हैं, इनसे हमें मोतियाबिंद भी देखने को मिल सकता है, त्वचा कैंसर भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये इतनी हानिकारक हैं और इन्हीं किरणों को आपका ओजोन लेयर रोक के रखता है, इनको पृथ्वी पर आने नहीं देता है। इन किरणों को दोस्तों, ये जो किरणें आ रही हैं पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, इन्हें आपका आपका ओजोन लेयर रोक के रखता है और ये पृथ्वी पर आपकी पहुँचने नहीं देता है। अब दोस्तों ये किसने खोजा था? आपकी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत की किसी व्यक्ति ने खोज की होगी, ऐसे कैसे पता चल गया होगा? इसकी जो परत की खोज की थी कि इस तरीके की भी कुछ घटना देखने को मिलती हैं। तो वो जो खोजा था, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में फेब्री चार्ल्स और इनके साथ एक व्यक्ति और थे हेनरी बुसोन बुसोन। ये दोनों दोस्तों फ्रांस के थे और इन्होंने 1913 में ओजोन परत की खोज की थी। अब दोस्तों ओजोन परत की इन्होंने खोज कर ली थी। अब दोस्तों इसी में आपका ओजोन लेयर जो होती है, इसमें कहीं न कहीं आपका दोस्तों इसमें जो ओजोन लेयर होती है तो ये आपकी दी बहुत मोटी होती है और कहीं न कहीं इसमें दोस्तों आपका पतलापन दिखने दिखने को मिलता है और जब लेयर आपकी जो पतली होती है, आपकी लेयर जहाँ पतली होने लगती है तो उस लेयर को दोस्तों उस चीज़ को हम कहते हैं ओजोन होल। अब ओजोन होल के बारे में देखते हैं दोस्तों, ओजोन होल क्या होता है? जब दोस्तों ओजोन परत की जहाँ पर आपकी ओजोन परत की जो परत जहाँ पर पतली हो जाती है उसको हम ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल यानी कि ओजोन परत में ओजोन होल होने का मतलब क्या होता है? इसके बारे में यही होता है कि जहाँ पर ओजोन ओजोन परत आपकी ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। ओजोन परत की दोस्तों मोटाई जब कम हो जाती है तो उसको हम ओजोन होल कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझना है। ओजोन होल क्या होता है? ओजोन होल दोस्तों ओजोन होल का मतलब होता है कि आपकी जो ओजोन परत है इसकी मोटाई मोटाई कम हो जाती है। तो उसी को हम ओजोन होल कहते हैं। यानी पॉइंट में भी ये लिखा है ओजोन परत की जो सांद्रता यानी कि मोटाई का कम होना ही आपका ओजोन होल कहलाता है। अब दोस्तों ओजोन होल को सर्वप्रथम ये दोस्तों ओजोन परत की खोज जो की थी वो आपकी फेब्री चार्ल्स ने की थी और ओजोन ओजोन में जो होल होल हो गया था, ओजोन जहाँ पर ओजोन जो पतली हो गई थी, ओजोन की जो परत की जो मोटाई थी वो कम हो गई थी, उसको जो खोजा था वो आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ फॉरमैन। जोसेफ फॉरमैन ने दोस्तों 1973 में ओजोन होल की खोज की थी। ओजोन होल की जो खोज की थी वो आपकी जोसेफ फॉरमैन ने की थी। अब दोस्तों अब यहाँ पर इसकी खोज की थी तो कहीं न कहीं आप ये आप देख सकते हो ये आपकी कहीं न कहीं दोस्तों ये होल कहीं न कहीं हुआ होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। जो ये ओज़ोन होल दोस्तों सबसे पहले जो देखा गया था, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सर्वप्रथम जो अगर बात होती है दोस्तों ये ओज़ोन होल देखा कहाँ गया था? तो देखा जो गया था ये अंटार्कटिका में देखा गया था। अंटार्कटिका में दोस्तों छिद्र देखा गया था और जो कि आपका दक्षिणी ध्रुव पर है। दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिला था। अंटार्कटिका के दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर ये हमको ओजोन होल देखने को मिला था जो कि खोजा किसने था 1973 में जोसेफ फॉरमैन ने इसको खोजा था। और अगर हम दोस्तों ओजोन होल के बारे में बात करें कि ओजोन होल की जो मोटाई है, ओजोन परत की जो मापने की जो इकाई है कि ओजोन परत की मापने की जो इकाई है वो आपकी डॉप्सन है। इस डॉप्सन के द्वारा दोस्तों ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। यह दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई है 200 डॉप्सन से अगर कम हो जाती है, अगर ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन से कम हो जाए तो वो आपका ओजोन होल कहलाता है। यानी दोस्तों ये आपकी ओजोन परत है
अगर इसकी मोटाई अगर 200 कम डॉप्सन से कम हो जाए, यानी इतनी हो जाए, तो ये आपका कहलाएगा टॉप ओजोन होल। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ओजोन होल। अब अगर हम दोस्तों बात करें ओजोन ओजोन होल यानी कि ओजोन छिद्र कहते हैं जिसे हम, ये होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ओजोन होल होते क्यों है आखिर में? अगर हम इसके दोस्तों ओजोन छिद्र के होने का कारण के बारे में बात करें तो इसके लिए बहुत सारी गैसें जिम्मेदार है। एक तो अगर दोस्तों बात करते हैं, पहली जो गैस है, एक तो आपकी HCFC है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो गैस है वो आपकी CFC है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी दोस्तों यह गैस आपकी चीज़ों को ठंडा रखने में यूज किया जाता है। चीज़ों को ठंडा करने वाली चीज़ों को ठंडा कर देती है ये दोस्तों क्लोरोफ्लोरो। जैसे आपकी आपके दोस्तों रेफ्रिजरेटर वगैरह में ये CFC गैस देखने को मिलती थी। हालांकि अब इसके इसके लिए बहुत अस- आपके दोस्तों ये संधियां हुई इसको बंद करने के लिए, कुछ प्रोटोकॉल यानी कि कुछ दोस्तों समझौते किए गए। अब दोस्तों बात करते हैं ओजोन परत के छिद्र की। तो इसके लिए आपके ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसेस थी, ये जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसेस थी, इनको प्रतिबंध करने के लिए, यानी कि इन गैसेस को, ये जितनी भी गैसेस हैं, इन गैस को प्रतिबंध यानी कि रोकने के लिए, यानी प्रतिबंध का मतलब हो गया रोकने के लिए, 16 सितंबर 1987 में 16 सितंबर 1987 में आपका एक समझौता हुआ था। और जिस समझौते को दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता कहा जाता है। मॉन्ट्रियल आपका कहाँ पर है? ये कनाडा का दोस्तों एक मॉन्ट्रियल शहर है, वहाँ पर आपका मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये दोस्तों जितनी भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेज थी, उनको प्रतिबंध करने के लिए समझौता किया गया था। आपको यहाँ पॉइंट लिखा दे रहा हूँ। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस नुकसान नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को प्रतिबंध करने के लिए दोस्तों यह आपका 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। और यह समझौता दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए था, यानी कि ओजोन जो लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए था। इसलिए ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए समझौता था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। अब दोस्तों ये पॉइंट आपको सभी समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों समताप जो मंडल है, अगर हम इसके कुछ नोट्स के बारे में बात करें, समताप मंडल में जो वायुयान के उड़ने के लिए इसको आदर्श माना जाता है। वायुयान यहाँ पर उड़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों समताप मंडल में हमें चमकदार बादल देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मदर ऑफ पियल यानी कि मूलाभ मेघ कहते हैं। ये बादल दोस्तों सामान्य बादल जो बारिश कराने वालों से अलग होते हैं। जो हमारे जो बादल आपने देखे होंगे, ये आपके आपके जो क्षोभमंडल में देख बारिश कराते हैं, इनसे थोड़े अलग होते हैं, इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं आपके मूलाभ वेग, जिन्हें हम मदर ऑफ पियल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों तीसरा था मीजोस्फीयर, जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, पहला हमारा दोस्तों क्षोभमंडल था, दूसरा हमारा समताप मंडल था। अब तीसरा, जब हम दोस्तों 50 किलोमीटर से फिर जब ऊपर निकलते हैं तो हमें जो वायुमंडल की परत देखने को मिलती है वो मध्यमंडल होती है। जब हम 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको जो परत वायुमंडल की जो परत देखने को मिलती है वो मध्यमंडल, जिसे हम मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब ये दोस्तों मध्यमंडल क्या होता है, मध्यमंडल के बारे में थोड़ा पॉइंट्स कुछ बता देते हैं, इंपॉर्टेंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके। और इसे हम दोस्तों मध्यमंडल या मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, मध्यमंडल के बारे में, इसको हम मीजोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। जब हम समताप मंडल से यानी कि 50 किलोमीटर से जब ऊपर निकलते हैं, यानी कि 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंचते हैं,
80 किलोमीटर की जब ऊंचाई तक जाने पर जो हमें परत मिलती है, तो उसको हम दोस्तों मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर कहते हैं। अब दोस्तों ये मध्यमंडल में भी अब देखते हैं क्या क्या घटना घटित होती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलती है। -100 डिग्री सेल्सियस कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में -100 डिग्री सेल्सियस कमी देखने को मिलती है। और इसलिए इसको हम दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहते हैं। वायुमंडल की इसको सबसे ठंडी परत कहा जाता है। और यहाँ पर एक घटना और होती है दोस्तों, वो घटना क्या होती है उनके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे दोस्तों हमारे हमारे सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट हैं, और आपके दोस्तों जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी दोस्तों आपके उल्का पिंड हैं, उल्का पिंड हो गए उल्का पिंड हो गए आपके दोस्तों, और भी आपके जितने भी बौने ग्रह हैं, ये सभी के सभी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की सभी के सभी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर हमारे ये प्लेनेट हैं, यानी कि ये हमारा एक प्लेनेट है। ये हमारा दोस्तों आपका देश जिसे हम बुध कहते हैं, बुध ग्रह। फिर हमारा दोस्तों शुक्र ग्रह, ये बुध ग्रह हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह। फिर तीसरे पर हमारा दोस्तों पृथ्वी आएगा, और चौथे पर हमारा मंगल आ जाता है। ये हमारा मंगल हो जाएगा, जिससे हम दोस्तों मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा दोस्तों मरकरी हो जाएगा, ये वीनस हो जाएगा, और ये अर्थ, और ये मार्स। तो जैसे ही दोस्तों हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और इसमें बहुत सारे उल्का पिंड हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। उल्का पिंड जो होते हैं वो एक तरीके के बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और ये भी दोस्तों उल्का पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब जैसे ये हमारा सूर्य देवता है, ये मान के चलो ये सूर्य देवता है, ये हमारी पृथ्वी अर्थ इनकी परिक्रमा कर रही है। और बाद में दोस्तों मार्स के बाद ये हमारी जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारे पत्थर हैं जो क्षुद जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह यानी कि कहते हैं, यानी कि बहुत सारे उल्का पिंड भी चारों तरफ घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं पृथ्वी के साथ यानी कि ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे जो उल्का पिंड हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन दोस्तों ये मान के चलो ये उल्का पिंड वगैरह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी भी परिक्रमा करती है तो कभी कभार ये उल्का पिंड पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाते हैं, पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण अपना लगाता है सूर्य, और ये गुरुत्वाकर्षण दोस्तों अपना पृथ्वी लगाती है। जब कुछ उल्का पिंड पृथ्वी के पास से होकर गुजरते हैं तो ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से दोस्तों इसको खींच लेती है। यहाँ सूर्य के दूर होने की वजह से दोस्तों उल्का पिंड कभी कभार पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि ये पास से गुजर रहे हैं। तो आपके सूर्य से ज़्यादा थोड़ा गुरुत्वाकर्षण लगा देती है नज़दीक होने की वजह से। जब ये दोस्तों आपके उल्कापिंड जब पृथ्वी के जब एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने लगते हैं, यानी कि ये जो आपके उल्कापिंड होते हैं तो बहुत स्पीड से गिरने लगते हैं पृथ्वी की ओर, अट्रैक्टिव होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी तरफ बहुत स्पीड से गिरते हैं। तो दोस्तों ये आपके जब तेजी से आता है, जब कोई भारी चीज़ बहुत तेजी से ऊपर से गिरेगी, तो जब तेजी से गिरेगी तो कहीं ना कहीं बहुत स्पीड से आएगी, तो एक तरीके से वायु जो घूम रही है वायुमंडल में, तो वो भी एक तरीके का घर्षण लगाएगी इधर की तरफ। इधर की तरफ ये पृथ्वी से कोई उल्कापिंड गिर रहा है, और इधर से फिर अपनी वायु जो होती है ये भी घर्षण लगाती है। तो इस घर्षण की वजह से ये उल्कापिंड होते हैं। तो ये उल्कापिंड जब मध्य मंडल में आ जाते हैं, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं, तो इस मीजोस्फीयर में ये जल जाते हैं। इस ये दोस्तों उल्कापिंड जो होते हैं मीजोस्फीयर में आकर, यानी कि वायु के घर्षण की ज़्यादा घर्षण लगने की वजह से ये उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। तो वही पॉइंट बताया गया, उल्कापिंड मध्य मंडल में जलने लगते हैं। क्यों जलने लगते हैं दोस्तों? घर्षण के कारण। क्योंकि बहुत स्पीड से किसी चीज़ को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपके वायु लगती है, तो वायु का इसमें घर्षण बहुत स्पीड से होता है। और ये जो उल्कापिंड होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं दोस्तों, इसलिए इनमें आग लग जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझना है दोस्तों। तो मैंने वही बताया था, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी का जो वायुमंडल में ये जितने भी उल्कापिंड जो भी उल्कापिंड आएगा वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। और जब तक ये दोस्तों वायुमंडल में मध्य मंडल में आपके जब ये पहुंच जाते हैं आपके उल्कापिंड, तो ये फिर वायु के घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको याद रखना है, उल्कापिंड जो होते हैं वो आपके बहुत भारी भारी चट्टाने की पिंड होती हैं, चट्टाने होती हैं। जब ये ऊपर से गिराई जाती है तो बहुत तेजी से आती हैं, जिसकी वजह से इनमें घर्षण की वजह से आग लग जाती है। इसलिए ये दोस्तों इनको याद रखना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मध्य मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल बनाए पाए जाते हैं, और ये आपके सिर्फ रात में दिखने वाले चमकीले बादल होते हैं। अब जिन इसलिए हम इनको रात्रिचर बादल यानी कि नॉक्टाइल ल्यूसेंट यानी नॉक्टी ल्यूसेंट क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दोस्तों रात में बहुत चमकते हैं। रात में चमकने की वजह से इनको हम रात्रिचर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको वायुमंडल से रिलेटेड, अगर ये समझ में आए हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारा चैनल है करियर पे टीचिंग पर। और दोस्तों आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।